दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का जो सीरीज होता है राजन सीरीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राजन सीरीज है, बिल्कुल ये 2024 का संस्करण है। और हम लोग जो है ये क्लास फर्स्ट है। क्लास फर्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न और उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे बारी बारी अलग अलग वीडियो में। और ये पेपर नंबर फर्स्ट है, जो कि ये पेपर का नाम है बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस वीडियो का अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कितना है, 219 है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 143 है और उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 91 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। जैसा यहाँ पे दिया है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये पेपर का नाम है और ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इससे जो है एक क्वेश्चन बनता है हमेशा कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है टालमैन, स्किनर, कोहलर और हल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा स्किनर। क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ये स्किनर है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, यहाँ पे अवस्थाओं का नाम दिया है। तो यहाँ पे दिया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है ये किशोरावस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। मतलब संज्ञानात्मक क्षमता की कमी अगर है आपके अंदर तो व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी में कौन सी कठिनाई होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है शारीरिक विकास में होती है, बौद्धिक विकास में होता है, व्यवसायिक विकास में और समायोजन में। तो यहाँ पे बौद्धिक विकास में होता है, जैसे संज्ञानात्मक विकास ये दिमाग से संबंधित है, मस्तिष्क से। तो इसका जो राइट आंसर होगा बौद्धिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। ये क्वेश्चन एक बार 2021 में यूपी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे दिया है, किसने कहा है, कथन से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे ये किसका कथन है, कोरो एवं कोरो, वुडवर्थ हो गए, उसके बाद में डम्बिल हो गए, एवरिल हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है ये डम्बिल है। अब इसको किस प्रकार से हम लोग याद करते हैं, जैसे डम्बिल हो गया, डम्बिल से हम लोग देखते हैं कि डमरू किस प्रकार से रहता है। देखिए यहाँ पे ये आपका डमरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु, यहाँ पे ऑब्जेक्ट द सिस्टम जो है ये डमरू आप मानते हैं। वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, यहाँ से केंद्र से एक इधर से निकलता है और यहाँ पे देखिए एक इधर से निकलेगा। ये पूरा सिस्टम क्या हो गया आपका, ये डमरू हो गया। इसको हम याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ना कि हम कुछ अलग ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डमरू का आकार किस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। उसके बाद में यहाँ से ये डमरू का आकार इस प्रकार से होता है दोनों तरफ। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा, डमरू एक सिस्टम है, एक ही वस्तु है, दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, ठीक है। ये केंद्र हो गया, केंद्रीकरण, वस्तु एक ही है तो केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। अगर ये किसने कहा, ये डम्बिल, डम्बिल मीन्स हो गया डमरू, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डिफिनेशन जो है याद हो गया होगा किसका कथन है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपको समझ में आया होगा, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। इसी प्रकार से जो है बहुत ट्रिक है, आपको बताते चलेंगे। उसके बाद में यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत विधि। व्यक्तिगत मतलब एक सिंगल पर्सन, और वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे अगर सबसे अच्छी विधि की बात करें तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ये यहाँ पे व्यक्तिगत विधि सही हो जाता है। तो व्यक्तिगत विधि में ये होता है कि एक ही, अगर आप इंसान या किसी का भी एक ही बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उसका सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, सब कुछ उसके बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? तो यहाँ पे दिया है अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से और इनमें से कोई नहीं। तो भाटिया बैटरी परीक्षण जो संबंधित होता है वो व्यक्तित्व से होता है संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन दिया है सीखना, तर्क, चिंतन और कल्पना। तो इसका जो राइट होगा चिंतन। यहाँ पे शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? यह सृजनात्मकता का प्रयोग जो है चिंतन के रूप में किया जाता है। 8 नंबर देखते हैं। बुद्धि का तरल मोजक मापक किसने दिया था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कैटल ने दिया था, गिलफर्ड ने दिया था, थर्स्टन ने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। तो यहाँ पे बुद्धि का तरल मोजक मॉडल जो दिया था ये कैटल ने दिया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन दिया है सृजनात्मक के, व्यक्तित्व के मापन में, अभिरुचि के मापन में और दबाव के मापन में। तो यहाँ पे 16 पीएफ का प्रयोग जो किया जाता है ये जो है व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ये जो है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये सीटेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत और जीन पियाजे का सिद्धांत, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा बनता है और यूपी टेट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये आपका जो डीएलएड का पेपर होता है ये बिल्कुल सीटेट नहीं, सीटेट में तो कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अगर यूपी टेट की बात करें तो अगर आप डीएलएड पढ़ रहे हैं तो यूपी टेट आपका आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या दिया है, किस पर आधारित है? अंतर्दृष्टि अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण और सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो इसका जो राइट आंसर होगा पारस्परिक शिक्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी, यहाँ पे जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? तो यहाँ पे है ऑप्शन दिया है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, मारना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिया है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो यहाँ पे यही ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे समस्या को सुलझाने में सक्षम बनाना चाहिए। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाया जाता है? लक्षणों को नहीं दिखाया जाता है। ऑप्शन क्या दिया है? भग्नाशा, तनाव, संबंध और चिंता। तो इसका जो राइट आंसर होता है ये संबंध होता है। जहाँ पे ट्रिक आएगा बताने के लिए वहाँ पे हम बताएंगे, तुरंत याद करवा देंगे, लेकिन जिसको जो है याद करना है उसको याद करना पड़ेगा आपको। 13 नंबर क्वेश्चन है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है शल्य चिकित्सा, ऑप्शन बी है कवि, सी है वाचक और द है राजनीतिक नेता। तो यहाँ पे जो है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले शल्य चिकित्सा यहाँ पे आपका इसका आंसर होगा। उसके बाद में श्रवण बाधित बच्चों, श्रवण मीन्स जो जिसको सुनाई नहीं देता है ठीक प्रकार से, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है
क्या विधि प्रयुक्त की जाती है? यहाँ पे दिया है ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र और सभी। तो यहाँ पे जो है श्रवण बाधिक, उसको सुनाई नहीं देता है। अगर किसी पर्सन को सुनाई नहीं देता है तो उसको हम संकेत के द्वारा उसको बता सकते हैं, बात कर सकते हैं सांकेतिक भाषा के रूप में। तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से और अपसारी चिंतन से। तो यहाँ पे सृजनात्मकता, यहाँ पे देखिए ये अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। और अपसारी चिंतन के बारे में सीटेड में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के निहित करती है। जो राष्ट्रीय नेशनल करिकुलम है, वो रूपरेखा जो 2005 का दस्तावेज है वो किस भाषा के रूप में निहित है? तो यहाँ पे एक भाषा के रूप में, दो भाषा के रूप में, तीन भाषा के रूप में, बहुभाषा के रूप में। तो ये जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है 2005, ये 3 भाषा के रूप में निहित है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से, साथियों से और सभी से। तो यहाँ पे समाजीकरण के अंतर्गत परिवार भी आ जाता है, विद्यालय भी आ जाता है और साथियों से सब कुछ आ जाता है। सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में हम देखते हैं बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? इससे जो है बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है और ये बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया था? और किसने जो है परसेंटेज अगर निकालना हो तो गुणे 100 करते हैं। जब यहाँ पे MA/CA गुणे 100, तो 100 किसने दिया है? बहुत प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न में वहाँ पे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अभी आपको जानना है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। तो इसका जो है यहाँ पे दिया है ऑप्शन स्टर्न है, बिने है, टर्मन है और कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है टर्मन है। बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता टर्मन को माना जाता है। टर्मैन यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन टर्मन पढ़ते हैं हम लोग। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? यहाँ पे जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि IQ लेवल सबका पूछता है कि सामान्य बुद्धि सामान्य का हो जाता है 90 से 110। तो ऐसे ही ये आपको पूरा सारणी याद करना होगा। तो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि की अगर बात करें तो यहाँ से 71 से कम होती है जड़ बुद्धि लब्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि IQ। यहाँ पे देखिए यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धि लब्धि कितनी होती है। यहाँ पे देखिए IQ बराबर क्या होता है? IQ की अगर बात करें तो IQ बराबर जो होता है यहाँ पे IQ इक्वल टू MA/CA होता है। तो यहाँ पे देखिए यम में क्या हो जाएगा? मानसिक आयु और गुणे 100 होता है। यहाँ पे 100 हो गया। यहाँ पे मानसिक आयु कितना है? 5 है, 5 वर्ष हो गया। और उसके बाद में वास्तविक आयु क्रॉनिकल एज जिसे कहते हैं, वास्तविक आयु 4 है और गुणे में अगर 100 करते हैं तो कितना होगा इसका आंसर? 4 से अगर काटते हैं तो 25 100 का 100 और 25 पंचे 125। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। 20 क्वेश्चन हम लोग किए हैं और इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। और इसका अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहें तो इसमें जो है जितना क्वेश्चन है पूरा अगर हम करा देंगे, उसके बाद में टेलीग्राम पे हम इसका PDF वहाँ पे अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को भी बताइए इस चैनल के बारे में। ये भी नया चैनल है।
तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।